हाँ भाई, तो देखेंगे ऊंट को पालने में जो खर्चा होता है उसका 60 से 70% जो खर्चा है वो अकेले ऊंट के किस पे होता है? आहार पे, खाने पिलाने में। ठीक है। गर्भधारण की आयु की बात करें ऊँटनी की तो 3 से 4 वर्ष, और ऊंट की बात करें कि प्रजनन योग्य कब हो जाता है तो 5 से 6 वर्ष में प्रजनन योग्य हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जनवरी माह में। और कहाँ मनाया जाता है? लडेरा गांव, बीकानेर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखो उस्ता कला। अब एक वर्ड आता है उस्ता कला, नाम सुना है कभी? उस्ता कला, ये जीके में भी आ जाता है। उस्ता कला जीके के अंदर भी आता है। राजस्थान का जो जीके पढ़ोगे आप, जो सुपरवाइजर के बच्चे हैं, जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या पढ़ना पड़ेगा? उस्ता कला भी पढ़नी पड़ती है। देखो ऊंट के ऊपर है ना मीनाकारी की जाती है एक तरीके से। लिखो ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर की जाने वाली, ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णिम मीनाकारी, स्वर्णिम मीनाकारी, स्वर्णिम का मतलब होता है सोने की, स्वर्णिम धातु यानी सोने की धातु। ऊंट की खाल पर की जाने वाली स्वर्णिम मीनाकारी, सोने या चांदी से मीनाकारी करते हैं ऊंट की खाल के ऊपर बारीक बारीक, सुंदरता, उसको सुंदर बनाने के लिए। उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला। हाँ, ये अपनी नहीं है भाई, ये लाहौर से लाई गई थी। और मान सिंह जो था ना जयपुर का जो राजा, वो लेके आया था लाहौर से। वो जीके की बातें हैं। चलो, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ पे की जाती है, ये भी पूछा जाता है तो बीकानेर। कुल मिला के बात ये है, जब ऊंट की बात आ जाए तो बीकानेर से बाहर मत आना, है ना। अगर आपको कोई बाई चांस क्वेश्चन आंसर नहीं भी आता है तो भी आप दौड़ के बीकानेर चले जाना, आपके सही होने के चांस हो जाएंगे। अब देखो बीकानेर ही आ रहा है ना, ऊंट में जितनी बार आ रहा है बीकानेर आ रहा है। चलो, अब आपने एक गाना सुना है राजस्थानी गाना, गोरबंद, मारो गोरबंद से नखरालो, ऐसे कुछ है ना। गोरबंद लिखो, हेडिंग डालो गोरबंद। गोरबंद क्या होता है? गोरबंद, गोरबंद होता है भाई ऊंट के गले का एक आभूषण होता है। लिखो ऊंट का श्रृंगार क्या होता है? ऊंट का श्रृंगार यानी माला। और माला कहाँ पहनी जाती है? गले में। ऊंट के गले में एक माला पहनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? गोरबंद। लिखो ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है भाई? वसीय उत्तक पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में कुबड़ में वसीय उत्तक पाया जाता है। ऊंट के कुबड़ में क्या पाया जाता है? वसीय उत्तक। अब लिखो भार ढोने वाले ऊंट को क्या कहते हैं? लद्दू ऊंट। लिखो भार ढोने वाले ऊंट को, भार या बोझा ढोने वाले ऊंट को
लद्दू ऊंट कहते हैं। अपन कई बार बोल देते ना कि मेरे ऊपर तो 50 किलो को कट्टो लाद दियो। वर्ड यूज करते हैं ना, लादना, यानी जिसके ऊपर सामान ज्यादा बोझा ढोते हैं उसको लद्दू ऊंट कहते हैं। लिखो, एक ठंडी रात में, लिखो एक ठंडी रात में ऊंट कितनी दूरी तय कर सकता है। एक ठंडी रात में ऊंट कितनी दूरी तय कर सकता है। लिखो 60 से 90 किलोमीटर। कितना? 60 से 90 किलोमीटर। एक ऊंट एक ठंडी रात में, अगर अच्छा चलने वाला ऊंट है तो 60 से 90 किलोमीटर तक आराम से यात्रा कर देता है एक रात में। बहुत होते हैं ना 90-100 किलोमीटर। लिखो, पानी पीने के बाद ऊंट की आरसीबी। इंपॉर्टेंट बात है भाई ये, यहां से क्वेश्चन पानी पीने के बाद ऊंट की आरसीबी। आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं, आरसीबी रेड सेल्स ब्लड, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं। पानी पीने के बाद ऊंट की आरसीबी का आकार, ऊंट की आरसीबी का आकार 240%। आरसीबी का आकार 240% लिखना भाई, प्रतिशत बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 240%। जबकि, लिखो, जबकि अन्य पशुओं में, जबकि अन्य पशुओं में यह 130% बढ़ने पर, जबकि अन्य पशुओं में यह 130% बढ़ने पर फट जाती है। तो है ना कमाल की बात। इसकी 240% बढ़ जाती है तो भी कुछ नहीं होता, और बाकी पशुओं की 130% बढ़ती है तो भी फट जाती है। इसीलिए ऊंट एक बार में ज़्यादा पानी पीता है, पता है आपको? इसीलिए ऊंट एक बार में ज़्यादा पानी पी लेता है। फिर वो 5-6 दिन तक अगर उसको पानी नहीं मिलेगा तो भी काम चला लेगा। इसीलिए तो रेगिस्तानी इलाके में रह सकता है, वहाँ पानी नहीं मिलता लोगों को, बहुत दिक्कत होती है। जैसलमेर, बाड़मेर, उधर साइड में अगर बात करें ना अपन, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी नहीं मिलता लोगों को। चलो लिखो, नमक। देखो इसको नमक कितना खिलाना चाहिए, या पानी की बात कर लेते हैं एक बार। पानी कितना पी लेता है ये एक बार में? तो 18 से 36 लीटर। 36 लीटर, जबकि ज़्यादा पी जाता है, लेकिन अपने इतना याद रख लेना, 18 से 36 लीटर पानी पीता है एक बार में। अब लिखो, नमक कितना चाहिए? 75 से 150 ग्राम नमक इसको डेली देना चाहिए भाई। 75 से 150 ग्राम पर डे, प्रतिदिन नमक खिलाना जरूरी है ऊँट को, नहीं तो ऊँट के क्या है, बादी टाइप का ऐसे कुछ हो जाता है। ऊँट बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिक्कत करता है, अगर उसने ऐसा कुछ खा लिया ना, ज़्यादा इधर उधर कुछ खा लिया तो उसको दिक्कत हो जाती है। चलो हो गया यहाँ तक? अब देखेंगे अपन आगे। हाँ भाई, अब थोड़ा सा देखो ऊँट की आहार व्यवस्था। ऊँट की आहार व्यवस्था, कुछ अन्य चीज़ें और हैं। ऊँट की
कैसे करोगे आप ऊंट की आहार व्यवस्था? पहले लिख लो शुष्क चारा। शुष्क चारा कितना देना चाहिए भाई ऊंट को? शुष्क चारे में 1.5 से 2% शुष्क चारा। शुष्क चारा प्रतिशत कितना? शरीर भार का 1 से 2 1.5 से 2% कुल शरीर भार का। सबके लिए सेम नहीं होता, हो सकता है किसी का वेट ज़्यादा हो। अब जो ज़्यादा भारी होता है तो वो क्या खाएगा? वो ज़्यादा खाएगा, और जो हल्का होगा वो कम खाएगा। हम सभी एक सब बराबर रोटियां थोड़ी खाते हैं, किसी कोई 2 खाता है, कोई 5 खाता है, कोई 10, किसी का 10 में भी काम नहीं चलता। जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खाएगा। हाँ, अब लिखो नमक की मात्रा, आवश्यक नमक की मात्रा, यानी कम से कम इतना तो चाहिए ही, आवश्यक नमक। और यह है 30 से 80 ग्राम। 30 से 80 ग्राम, इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए उसको प्रतिदिन। अब लिखो भूसा और फलीदार चारा। भूसा और फलीदार चारा ये खिलाना चाहिए 1:1। 1:1। इसका मतलब है जैसे 1 किलो खिला रहे हो भूसा तो 1 किलो ही फलीदार, ठीक है, चारा खिलाएंगे। चलो अब देखो भूसा और मोठ या ग्वार फलगटी। भूसा, भूसे का मतलब होता है तूड़ी या कड़बी या जो भी आप ऊंट को, जैसे फूस होता है ना चने का। भूसा और मोठ या ग्वार का, गंवार फलगट्टी। गंवार का जो भूसा होता है उसे क्या कहते हैं? ग्वार की फलगट्टी कहते हैं। ये खिलानी चाहिए 65:35। 65:35, ठीक है, अनुपात तो आप समझते हो। अब लिखो हरा चारा। हरा चारा कितना खिलाते हैं भाई ऊंट को? हरा चारा, सारी चीजें जरूरी हैं तभी तो भोजन संतुलित होगा। 25%। हाँ, और ये क्या है इसमें लिख लो उपलब्ध होने पर। इसको क्या हो गया? आएगी नहीं क्या अपनी? अब नहीं आएगी, ये तो मामला गड़बड़ है इसका। चलो आगे लिख लेते हैं, वहां तक लिख लिया ना आपने? ठीक है। हरा चारा कितना? 25% उपलब्ध होने पर। जरूरी नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में हरे चारे की वैसे ही दिक्कत रहती है, हरा चारा नहीं मिलता हमेशा। तो जब उपलब्ध नहीं हो तब मोल ला के थोड़ी खिलाएंगे। अगर मोल ला के डेली मान लो 25 किलो आप खिलाओगे तो नुकसान में जाओगे, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। चलो भाई, अब देखो इसमें आती है, एक टेबल बनाओ आयु वर्ग, कौन कौन सी आयु को कितना भोजन खिलाते हैं। देखो आयु वर्ग चारा, यानी चारा कितना खिलाएंगे किलोग्राम पर डे। पर डे
और दाना मिश्रण। दाना मिश्रण ये भी किलोग्राम पर डे। ठीक है, हाँ भाई, चलो लिखो। एक नंबर में पहला लिखो 6 माह तक। 6 माह तक कितना खिलाएंगे? देखो चारा कितना, 2.5 किलोग्राम, 2.5 kg पर डे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दाना मिश्रण 0.5 किलोग्राम पर डे। 6 से 12 माह वाले ऊँट को क्या खिलाएंगे भाई? 6 से 12 माह, इसको भी इतना ही खिलाएंगे। ये तो चारा जो है 2.5 किलोग्राम, और ये भी सेम ही खिलाएंगे, दोनों का सेम ही है। एक मिनट भाई, कॉल आ रही है। चलो अब देखो 1 से 2 वर्ष तक, 1 से 2 वर्ष इसको खिलाएंगे, डबल कर दो 5, कितना? 5 kg, 5.0, सीधा 5 ही लिख लेना है, याद रहेगा। और इसको 1, इसका भी डबल कर देंगे। ठीक है, 1 से 6 माह तक सेम है, 6 माह से 12 माह तक वही सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, 1 से 2 वर्ष का जो हो जाएगा ना, उसको ये डबल कर दो और वो भी डबल कर दो, यानी ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब देखो 2 से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष वाले को कितना खिलाएंगे? 8 किलोग्राम चारा और 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण। अब देखो 3 वर्ष के उपरांत, 3 वर्ष के उपरांत यानी पश्चात, 3 वर्ष के उपरांत कितने खिलाएंगे इसको? 12 और 2.5, 12 kg दाना और 2.5 यानी 2.5 kg, सॉरी दाना और 12 किलो चारा। अब देखो नर, कोष्टक में लिखेंगे प्रजनन, प्रजनन हेतु, क्योंकि प्रजनन जो आहार है वो ज़्यादा दिया जाता है, 14 किलो चारा और 3 किलो क्या देंगे इसको? दाना। ठीक है, उतार लो इसको जल्दी, 1 मिनट का टाइम दे देते हैं, ये भी उतार लेते हैं, कोई देख रहा होगा तो। वैसे कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है तो बाद में भी उतार लेंगे। समझ में आई बात? देखो एक बार समझो, 6 माह तक क्या खिलाएंगे? चारा 2.5 किलोग्राम, दाना 0.5 किलोग्राम। 6 से 12 माह में वही सेम रहेगा। 1 से 2 वर्ष में इनको डबल कर लो, 2.5 5 और 0.5 कितने हो गए? 1। अब 2 से 3 वर्ष कितना? 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष तक तो 5 में 3 जोड़ोगे, 5 + 3 कर देना, क्योंकि वर्ष 3 हो गए ना, 5 + 3 8, और उधर क्या है? 1 है, तो उसमें और बढ़ा देंगे। यहाँ तो देखो लगभग है ना, ये सेम है, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2.5 है, फिर 3 है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं बढ़ रहा, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 0.5। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? यहाँ पे भी 0.5 बढ़ रहा है। यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? +1 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 0.5 बढ़ रहा है। ऐसे याद रख लेना कितना कितना बढ़ता है, अगर 1 2 याद रहता है तो फिर पूरा याद रह जाएगा। 3 वर्ष के उपरांत 12 किलोग्राम क्या देते हैं? चारा, और दाना कितना देंगे? 2.5 किलोग्राम। नर प्रजनन हेतु उसको 14 किलोग्राम चारा खिलाएंगे प्रतिदिन और 3 किलोग्राम दाना। अब लिखो
प्रजनन व्यवस्था। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा क्लास में? समझ में आ रही है ना बात? है गुमसुम हो जाते हो कई बार। चलो बता दे नानी, तो बीच में कोई कहानी कूनी चालू कर देंगे अपने, और क्या जरूरी है। लिखो प्रजनन व्यवस्था। किसकी भाई? ऊंट की प्रजनन व्यवस्था। देखो बहुत मुश्किल काम होता है भाई ऊंट को, बहुत कम लोग ऊंट से बच्चा पैदा करवाते हैं, है ना। बच्चा जिंदे भी नहीं रहते, इसको अगर उचित देखभाल नहीं की जाती तो ये सब के बस की बात नहीं है। ये जो खास करके जो रेबारी वगैरह होते हैं ना, तो ऊंट पालने वाले, वही ऊंट से बच्चा लेते हैं। हर कोई अपने आम किसान जल्दी से बच्चा नहीं लेता ऊंट से। लिखो इसीलिए तो ऊँटों की संख्या कम हो गई, बहुत कम हो गई। चलो लिखो ऊंटनी के गर्भधारण का समय या मौसम कौन सा होता है? लिखो गर्भधारण का समय। समय, हाँ क्वेश्चन आ जाता है यहां से कई बार। या मौसम, कौन सा मौसम होता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बता दोगे आप? अरे ऊंटनी गर्भ धारण कब करती है? शीत ऋतु में, ठंडे मौसम में। हाँ लिखो शीत ऋतु। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु यानी ठंडा मौसम। आगे लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई। मादा में डिंब का स्खलन नर से मिलने के लगभग 36 घंटे बाद होता है भाई। मादा में डिंब का स्खलन नर से मिलने के लगभग 36 घंटे बाद होता है। ऊंटनी का गर्भकाल, अब लिखेंगे ऊंटनी का गर्भकाल। गर्भकाल तो समझते हो, यानी कितने दिन में ब्याती है ऊंटनी, है ना। हाँ लिखो 385 से 390 दिन। 385 से 390 दिन। एक साल से ज़्यादा टाइम का, ज़्यादा टाइम लेती है। साल में कितने दिन होते हैं? 365, और ये तो 385 से 390 दिन लेती है, यानी एक साल से भी ज़्यादा। लगभग कितने महीने हो गए? 390 के कितने बनते हैं? अरे लगभग एक महीना और मान लो एक्स्ट्रा, लगभग 13 महीने। कोष्टक में लिख लो, ऐसे याद रह जाएगा। लगभग 13 माह, है ना। महीने अगर ये भूल भी जाओ तो, दिन भूल जाओ तो फिर दिन निकाल लेना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब डालो एक नोट, नोट डालो बढ़िया सा, ताजा एकदम, बिना फटा हुआ। लिखो क्या है ये? सांडिनी यानी ऊंटनी। ऊंटनी, ऊंट को अपने कई जगह आपने सुना होगा, ऊंट को सांड बोलते हैं, सांड ऊंटनी को, ऊंटनी को, है ना। वो सांड नहीं, गाय वाला,
वो सांड होता है, इसको सांड मतलब सांडनी बोलते हैं। लिखो सांडनी अगर 12 घंटे के अंदर, सांडनी अगर 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराती है, सांडनी अगर 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराती है तो तुरंत चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। तो तुरंत चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए भाई, नहीं तो मामला क्रिटिकल हो जाता है, सिचुएशन खराब हो सकती है, ऊँटनी की जान भी जा सकती है अगर जेर नहीं गिरती है। अपने होता है ना गाय भैंसों में, कई बार पशु जेर नहीं गिरते तब क्या करते हैं, फिर डॉक्टर को बुलाते हैं। अगली लाइन में लिख लो, लिखो बच्चे को खीस, बच्चे को लिखो बच्चे को खीस 1 घंटे के अंदर, बच्चे को खीस 1 घंटे के अंदर पिला देना चाहिए। बच्चे को खीस 1 घंटे के अंदर पिला देना चाहिए भाई। अब देखो ऊंट में एक दिक्कत आती है, क्या, मृत्यु दर। बच्चे ज़्यादातर बच्चे मर जाते हैं। लिखो मृत्यु दर कम करने के लिए, मृत्यु दर कम करने के लिए विटामिन ए का टीका, विटामिन ए क्या देते हैं, एक तो विटामिन ए का टीका, विटामिन ए का टीका देंगे, और जन्म से 3 दिन तक, दूसरा लिखो जन्म से 3 दिन तक जन्म से 3 दिन तक क्या देंगे उसको, क्लोरम केमिकल। ये दूसरा है, ये 2 दवाई दी जाती है जिससे बच्चे की मृत्यु नहीं होती। अब लिखो, चले आगे, अब अपने आ जाओ आप ऊंट की आवास व्यवस्था। क्या करेंगे, ऊंट की आवास व्यवस्था। रहने की व्यवस्था तो बहुत ज़रूरी है। कहाँ रखोगे ऊँट को, ऐसे अपने कमरे के अंदर रखना चाहे रख सकते हैं क्या, कमरे के अंदर ऊँट आ जाएगा, नहीं आएगा, लंबाई ज़्यादा होती है। चलो लिखो आवश्यक स्थान, 1-2 ही चीज़ें हैं इसमें। आवश्यक स्थान, कितना स्थान आवश्यक होता है इसको, और दूसरी चीज़ होती है आवास स्थान। लिखो पहले में क्या आएगा, 70 से 100 वर्ग मीटर, 70 से 100 वर्ग मीटर। सत्तर से 100 वर्ग मीटर। एक ऊंट को कितनी जगह चाहिए, 70 से 100 वर्ग मीटर जगह चाहिए। 1 मिनट, मीटर लिख दिएगा, मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीटर नहीं, वर्ग फीट करो, मीटर ज़्यादा हो जाता है, वर्ग फीट, हाँ वर्ग फीट, ठीक है, 70 से 100 वर्ग फीट। और आवाज़ देखो कैसा होना चाहिए, छायादार व जल निकास युक्त। कैसा, छायादार व जल निकास युक्त, छाया होनी चाहिए और वहाँ पे पानी नहीं भरना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऊँट का आवास स्थल।
चलो समझ गए, यहाँ तक आ गया समझ में? और आगे कराएं? कराएं, अभी तो टाइम है। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे अपने ऊंट की नस्लें। अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ऊंट की नस्लें। लिखो, हमने ऊंट की आहार व्यवस्था, उसकी प्रजनन व्यवस्था, ये सभी पढ़ लिया है। ऊंट की नस्लें, और नस्लों में सबसे पहली जो नस्ल है अपनी, वो हम लेते हैं आज, जब बात बीकानेर की चल रही है तो बीकानेरी ले लेते हैं। बीकानेरी, देखो पहले ही बता देता हूँ भाई, बीकानेरी जो नस्ल का ऊंट है वो सबसे सुंदर ऊंट होता है। जितने भी ऊँटों की नस्लें हैं 3-4 अपने राजस्थान में, सबसे सुंदर पाया जाता है। एक इसके अंदर एक स्टोक बोलते हैं, स्टोक पाया जाता है, ठीक है। काला रंग का होता है, देखा आपने? जो ब्लैक रंग का होता है, पैर थोड़े पतले पतले, और आंखें ऐसी होती हैं चमकदार, चमकदार आंखें होती हैं, सुस्त नहीं होती। चलो लिख लेते हैं पूरी डिटेल। लिखो, उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान तो आपको याद ही रहेगा, कहाँ है? बीकानेर। हाँ, इसमें एक चीज याद रखने योग्य है, वो ये है कि ये किसका संकरण है? तो किसका है? सिंधी इंटू बलूची। सिंधी इंटू बलूची। सिंधी और बलूची ऊंट के संकरण से ये विकसित किया गया है, बीकानेरी ऊंट। ऊंचाई लिखो, रंग लिखो, गहरा भूरा। रंग कैसा होता है? गहरा भूरा, ठीक है। ऊंचाई ऊंचाई कर लो इसकी 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट। रंग गहरा भूरा, ऊंचाई 10 से 12 फीट। आंखें गोल व बड़ी। आंखें कैसी भाई? आंखें गोल व बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, डरा देगा आपको आंखें निकाल के। खोपड़ी, खोपड़ी कैसी? गोलाकार एवं उठी हुई। गोलाकार एवं उठी हुई खोपड़ी होती है। अब लिखो, हेडिंग डालो, स्टॉप। स्टॉप, इसका मतलब ये नहीं रुको, ये लिखना है आपको स्टॉप। लिखो इसके अंदर, खोपड़ी के अंतिम भाग पर, खोपड़ी के अंतिम भाग पर पाए जाने वाला, खोपड़ी के अंतिम भाग पर पाया जाने वाला गड्ढा। खोपड़ी के अंतिम भाग पर पाया जाने वाला गड्ढा, उसको क्या कहते हैं भाई? स्टॉप। इतना ही लिखना है आपको, खोपड़ी के अंतिम भाग पर पाया जाने वाला गड्ढा। स्टार लगा लो और ये ब्रैकेट में लिख लो, यह इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। यह इस नस्ल की मुख्य विशेषता है या प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्टॉप पाया जाता है, ऑप्शन में आपको मिलेगा जैसलमेरी, मारवाड़ी, बीकानेरी या सिंधी। तो कौन सा? बीकानेरी। हाँ, इसमें नोट और डाल लो एक, थोड़ा पूरा समझा देता हूँ आपको स्टॉप क्या होता है। लिखो, स्टॉप इस नस्ल की मुख्य, ये तो लिख ही लिया, रहने दो फिर नोट में क्या लिखना, ये तो लिख ली, ये बात अपने कोष्टक में हो गई, ठीक है।
अब आगे लिखो, आँखों, कानों एवं गले पर, आँखों कोमा कानों एवं गले पर लंबे लंबे काले बाल होते हैं, लंबे लंबे काले बाल होते हैं। सिर लिखो, मंझले दर्जे का एवं भारी। सिर कैसा होता है इसका? मंझले दर्जे का यानी मीडियम साइज का और भारी। आंखें लिखो, आंखें सुंदर लिखेंगे भाई इसकी, क्योंकि आंखें सुंदर होती हैं इसकी। लिखो, चमकदार एवं बाहर निकली हुई। कैसी होती हैं? चमकदार एवं बाहर निकली हुई। बताया था ना, आंखें सुंदर होती हैं, चमकदार होती हैं। चमकदार एवं बाहर निकली हुई आंखें इसकी। अब लिखो एक लाइन, लिखो, आंखों के ऊपर की ओर, आंखों के ऊपर की तरफ, आंखों के ऊपर की तरफ, आंखों के ऊपर की तरफ एक गड्ढा सा होता है। आंखों के ऊपर की तरफ एक गड्ढा सा होता है, जहां से नाक की हड्डी, जहां से नाक की हड्डी, नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नाक की हड्डी क्या होता है? ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इससे यह नस्ल, इससे यह नस्ल सुंदर दिखाई देती है। इससे यह नस्ल सुंदर दिखाई देती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब लिखो, नोट डालो, नोट लिखो, बीकानेरी ऊंट, बीकानेरी ऊंट विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। बीकानेरी ऊंट विश्व की सबसे सुंदर नस्ल है। कान देखो कैसे होते हैं, कान लिख लो, छोटे व गोल। कैसे? छोटे व गोल, छोटे छोटे व गोल कान होते हैं, छोटे व गोल। थुई, हाँ ये जरूरी है भाई, ऊंट में थुई वाला जरूर याद रखना। थुई कैसी होती है? बड़ी एवं पीठ के बीच में, बड़ी एवं पीठ के बीच में होती है भाई थुई। बड़ी होती है साइज में और पीठ के बीच में होती है, सेंटर में। छाती की गद्दी, होती है ना ऊंट में, ऊंट देखा ना आपने? तो ऊंट के यहाँ बीच में भी छाती होती है ना, वहां पे भी एक ऐसा लगता है कि जैसे पैर निकलता हो और वो रुक गया हो। जैसे नीचे से पैर का तलवा होता है वैसे ही होता है। वो छाती की गद्दी होती है, उसको बैठने में सहायक होती है, वो है ना, मदद करती है। लिखो, अच्छी सुदृढ़, अच्छी और सुदृढ़ यानी बैठने में सहायक। ये इसके बैठने में सहायता प्रदान करती है इसको।
शरीर बार लिखो, और इसमें लिखो जन्म के समय। जन्म के समय ऊँट का जो वजन होता है वो होता है 41 किलोग्राम। 41 किलो का होता है इसका बच्चा। अपने लोगों में तो कईयों में तो अब भी 41 किलो वजन नहीं होता है ना। 12वीं क्लास में भी 41-40 किलो से हल्के बच्चे मिल जाते हैं। एवरेज तुम्हारा इतना ही होगा, 40-45 के आसपास, इतना ही है। तुम्हारा तो खैर लड़कों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वयस्क का लिख लो भाई, वयस्क का कितना होता है, जो बड़ा हो जाएगा तो वयस्क का हो जाएगा 600 किलोग्राम। अगला लिखो अंडकोश, गोल एवं बड़े बड़े। दुग्ध वाहिनी, बड़ी व उन्नत। बड़ी व उन्नत। उतार लिया, उतार लो इसको, हो गया। अब इसकी उपयोगिता बची है वो पढ़ लेते हैं ना। चलो भाई, अब लिखो उपयोगिता। ये तो इसकी क्या थी, शारीरिक संरचना थी। अब पढ़ेंगे इसकी उपयोगिता। किस काम का है ये ऊँट, काम का है कि नहीं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। अरे कोई भी चीज़ होती है हम उसको तभी पढ़ते हैं वो काम की होती है, तो ये भी काम की है। चलो क्या काम आएगा, लिखो दूध उत्पादन क्षमता। पहले लिख लो दूध उत्पादन क्षमता। सात 7.25 लीटर प्रतिदिन पर डे दूध दे देती है अभी ऊँटनी, बीकानेरी नस्ल की। वार्षिक बाल उत्पादन, दूसरा लिखो वार्षिक बाल उत्पादन। बाल यानी ऊन, काम में लेते हैं ऊँट की ऊन। कम्बल वगैरह बनती है, पता है आपको, ऊन की जो जो ऊन होती है ऊँट की, उससे तो ये कितनी प्राप्त होती है, 800 ग्राम। 800 ग्राम प्रति ऊँट प्रति वर्ष। एक ऊँट से 800 ग्राम ऊन प्राप्त हो जाती है, एक ऊँट से, ठीक है। अब देखो और लिख लो तीसरा उपयोग, बोझा ढोने एवं कृषि कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। बोझा ढोने एवं बोझा ढोने एवं राइटिंग समझ में आ जाती है क्या, जल्दी जल्दी लिखता हूँ मैं। वो जो अपना बोर्ड होता है ना मार्कर वाला, उस पे ज़्यादा सुंदर लिखा जाता है, इस पे इतना अभ्यास नहीं है। तो चलो, तो ये हो गया अपना भाई आज का बीकानेरी ऊंट। बस।